देश में महंगाई कम करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला किया। मोदी के विरोधियों ने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि एक झटके में पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा और गरीबों को मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो जाएगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था, उसे मोदी ने कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्साइज ड्यूटी में दूसरी बार बड़ी कटौती की है। आपको बता दें, इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी पब्लिक है और यह फैसला उनके जीवन को आसान बनाएगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि आप वैट घटाइए। विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं मानी, तो मोदी ने आज खुद एक्साइज ड्यूटी कम करके मिडिल क्लास और गरीबों को राहत दी है। मोदी के जो विरोधी महंगाई का जप करते थे, अब उनको इसकी एक पॉलिटिकल कीमत भी चुकानी होगी। महंगाई घटाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला आ गया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को डेयर कर दिया था कि गरीबों की केयर करते हो तो दाम घटाकर दिखाओ। राज्यों ने दाम नहीं घटाए तो आज मोदी ने ही दाम घटाने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए लीटर कम किए गए हैं। डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। मोदी ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की। अधिकतर राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर चल रही थी, मोदी ने उसे 100 रुपए से नीचे ला दिया। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए से ऊपर था, अब 96 रुपए के नीचे मिलेगा। डीजल 96 रुपए के ऊपर था, अब 90 रुपए से नीचे मिलेगा। गुरुग्राम में भी पेट्रोल 106 रुपए के करीब था, अब 96 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 97 के ऊपर था, अब 90 रुपए लीटर मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए के भाव पर मिल रहा था, अब 105 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 100 रुपए के करीब था, अब 93 रुपए नीचे मिलेगा। चेन्नई में पेट्रोल 111 रुपए के करीब था, अब 101 रुपए लीटर मिलेगा। डीजल 95 के करीब था, अब 88 रुपए से नीचे मिलेगा। कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर मोर्चा निकालने वाली थी, लेकिन मोदी ने उससे पहले ही धमाका कर दिया। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो दूसरी सारी चीजों के दाम पर असर पड़ेगा। महंगाई घटेगी तो मोदी की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख करोड़ की राहत को 12 ट्वीट्स में समेटा है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि मोदी सरकार पहले दिन से गरीबों और मिडिल क्लास के वेलफेयर में लगी है। कोविड-19 से उबरने के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई के दौरान भी पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई। दुनिया भर में भुखमरी हुई, लेकिन भारत में हर गरीब को राशन मिला। खाद के दाम बढ़ने पर किसानों को 1,05,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई। प्रधानमंत्री का निर्देश है कि गरीबों और मिडिल क्लास को राहत दी जाए, इसलिए आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। देश में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. Problem and only problem. राहुल गांधी देश में रहे या विदेश में, राहुल को सिर्फ प्रॉब्लम देखती है। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हिंदुस्तान में 10 जनपद के रिमोट से चलने वाली हुकूमत नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। There is a systematic attack on the institutions. We are now fighting the institutional structure of the Indian state. राहुल हिंदुस्तान में रहकर मोदी से नहीं लड़ पा रहे, इसलिए वो अब विदेशी स्टेज पर जाकर हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं। राहुल लंदन गए तो यहां भी मोदी पर अटैक करते रहे। The deep state, the CBI, the ED, the stuff that is hidden is now chewing the Indian state. It's eating the Indian state. Much like what happened in Pakistan. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिस्कशन का टॉपिक था आइडियाज फॉर इंडिया। वायनाड के एमपी को इसी टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया गया, मगर राहुल गांधी ने डिस्कशन में श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन सबको घुसा दिया। Chinese troops are sitting inside India today. श्रीलंका की इकोनॉमी के बहाने, पाकिस्तान में सेना की तानाशाही के बहाने और हिंदुस्तान की सरहद पर चाइनीज आर्मी के बहाने राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मोदी पर वार किया। लेफ्ट के सीताराम येचुरी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और टीएमसी की महुआ मोइत्रा राहुल गांधी को सुनने वाली ऑडियंस की लिस्ट में चुन चुन कर मोदी के विरोधी बुलाए गए।
मोदी विरोधियों के बीच बैठकर राहुल ने 54 मिनट जो कुछ कहा उसका निचोड़ समझ लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, देश में हालात ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी किसी की नहीं सुनते। चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और देश में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और बिजनेस में भी मोनोपोली बढ़ रही है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, लेकिन हर लड़ाई में मोदी जीत जाते हैं और राहुल हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मोदी नीति और राहुल नीति, देश में इस वक्त दो ही नीतियां चल रही हैं। इनके बीच का फर्क साफ है। मोदी का जलवा ऐसा है कि इंटरनेशनल लीडर्स की वर्ल्ड रैंकिंग आती है तो मोदी नंबर 1 आते हैं। 76% की अप्रूवल रेटिंग। मोदी पॉपुलैरिटी के जिस शिखर पर खड़े हैं वहां पहुंचने के बारे में ना तो बाइडेन सोच सकते हैं, ना बोरिस जॉनसन, मैक्रो हो या बोल्सोनारो, सब मोदी से बहुत पीछे हैं। दूसरी तरफ राहुल जब विदेश में होते हैं तो उनसे यह सवाल पूछ लिया जाता है कि भाषण तो ठीक है, लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं जीतते? मोदी और राहुल के बीच की लड़ाई संख्या बल की है। जमहूरियत का उसूल है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल जब लंदन जाते हैं तो अपने लिए ऑडियंस भी इंडिया से ले जाते हैं। मोदी जहां जाते हैं वहां महफिल सज जाती है। राहुल विदेशी जमीन पर खड़े होकर भी देसी पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं। मोदी जब विदेश में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देश हित वाली बात करते हैं। मोदी डेनमार्क जाएं या जर्मनी, वो मौका निकालकर भारतीय समुदाय से जरूर मिलते हैं, उनके उपलब्धियों की तारीफ करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मांगते हैं। जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा। भारत अब समय नहीं खोएगा। वर्ल्ड लीडर के सर्वे में मोदी नंबर 1 है। अपने देश में IANS सी वोटर ने सर्वे किया तो पीएम के रूप में मोदी ही फर्स्ट चॉइस बनकर सामने आए। ना तो राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना ही अरविंद केजरीवाल, कोई भी मोदी के आसपास नहीं ठहरता। IANS सी वोटर सर्वे के मुताबिक 38% लोग प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं, 45% लोग प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट हैं, यानी सिर्फ 17% लोग ही मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हैं। मोदी का कॉन्फिडेंस, मोदी की पार्टी और मोदी की सरकार दोनों में दिखता है। लंदन में राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति के बारे में बहुत बड़ा दावा कर दिया, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल के दावे को 4 लाइनों में निपटा दिया।
पहले राहुल गांधी का दावा सुनिए, फिर आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर की लाइन बताते हैं। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. राहुल के आरोप पर एस जयशंकर ने सटीक जवाब दिया। जयशंकर ने लिखा कि हां, भारतीय विदेश सेवा बदल गई है। वो भारत सरकार का आदेश मानती है। वो दूसरों के तर्क वितर्क का जवाब देती है। इसे अहंकार नहीं कहते, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तस्वीर याद है आपको? पिछले महीने की ही बात है। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हुई थी। उसी दौरान अमेरिका ने भारत के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया तो जयशंकर ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह कॉन्फिडेंस मोदी की सरकार में आया है। आंखों में आंखें डालकर बात करने का आत्मविश्वास मोदी ने दिया है, वरना कांग्रेस के राज में सब ढीला ढाला ही चल रहा था। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे यहां, देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। राहुल मोदी से लड़ नहीं पाते, राहुल मोदी से जीत नहीं पाते तो बीजेपी की सियासत और संघ के संगठन पर दोष देने लगते हैं। वो जन आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा लंदन में बैठकर करते हैं। We are now fighting the institutional structure of the Indian state, which has been captured by a organization. We will not be able to match the funds they have. But we have to think of communication in a completely new way. We have to think of funding in a completely new way. And we have to think about an organizational system that is much closer to the large mass of people. And we also have to think of large scale mass movements on issues like unemployment, on issues like prices, on regional issues. And we have to coordinate with our friends in the opposition. So I don't view the Congress as the big daddy. It is a group effort with the opposition, but it is a fight to regain India. नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, देश में इस वक्त इन्हीं दो नेताओं को सबसे ज्यादा हेडलाइन मिलती है। दोनों ही नेताओं ने पिछले दिनों अपनी अपनी पार्टियों के साथ मंथन किया, जिसका फोकस रहा राजस्थान। कांग्रेस ने उदयपुर में 3 दिनों का चिंतन शिविर लगाया। उदयपुर में राहुल गांधी का भाषण भी हुआ, लेकिन चिंतन शिविर से कुछ निकल नहीं पाया। मोदी ने जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया तो कार्यकर्ताओं को जीत का फार्मूला दे दिया। मैं ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर,
कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। 22 में जितने चुनाव होंगे, 23 में जितने चुनाव होंगे और 2024 में जो सबसे बड़ा चुनाव होगा, उसमें मोदी का फोकस लाभार्थियों पर होगा। मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को संकेत दे दिया है, न धर्म न जाति, सबसे बड़ा वोट बैंक है लाभार्थी। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी की विरासत पर दावा करते हैं। राहुल खुद को मोदी विरोध का आइकॉन मानते हैं, लेकिन मोदी का अंध विरोध करके कांग्रेस को मिला क्या? 12 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस का सीएम है, 4 राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल की सरकार है, कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सरकार की सहयोगी पार्टी है। लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं, जबकि लोकसभा में कांग्रेसी सांसदों की संख्या सिर्फ 53 है। राज्यसभा में बीजेपी के 101 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेसी सांसदों की संख्या सिर्फ 30 है। राज्य विधानसभाओं में बीजेपी के पास 1378 विधायक हैं, तो कांग्रेस विधायकों की संख्या सिर्फ 691 है। राहुल गांधी चाहे जो भी बातें कर लें, लोकतंत्र में जनमत ही आखिरी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में मोदी फर्स्ट क्लास नंबर से पास हैं और राहुल गांधी अब तक फेल ही हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।